अब हम लोग पढ़ रहे हैं सार्थक अंक के बाद वैज्ञानिक संकेतन, जिसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का ज़रूरत हमको उस समय पड़ता है जब कोई अंक बहुत बड़े होते हैं। स्पेशली केमिस्ट्री में इसका ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग अणु परमाणु, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं। जब हम किसी तत्व में या यौगिक में अणु परमाणु की बात करें तो उनकी संख्या लाखों और करोड़ों में होती है। तो उन अंकों को हम लाख या करोड़ों के रूप में ना लिख करके साइंटिफिक नोटेशन के द्वारा दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो अंक हमको छोटे लगने लगते हैं। रहते तो बहुत बड़े अंक होते हैं लेकिन वो छोटे रूप में उसको लिखे जा सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि उसको कैसे लिखा जाता है, उसका तरीका क्या होता है। देखिए, साइंटिफिक नोटेशन इसको दिखाने का एक तरीका है, n गुणित 10 का घात n। n यहाँ पे नंबर होता है, इसका मान होता है 1 से 10 के बीच। अब 1 से 10 के बीच का अर्थ है कि 1 से 9.99 तक, ऐसा मतलब 10 नहीं होगा, उससे कम होगा। तो 1 से 10 के बीच मतलब वो 2 अंक नहीं रहेंगे, सिर्फ 1 अंक रहेंगे। तो हमने पढ़ा है इसके पहले एवोगैड्रो संख्या, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6.023 गुणित 10 का घात 23। हम मानते थे कि कोई भी परमाणु रहता था उसमें इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या इतने परमाणु हो सकते हैं किसी भी तत्व में। तो ये अंक 1 के बाद 23 बार 0 है, उसको इतना बड़ा अंक हम याद नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। इस कारण क्या किया गया है, जो बहुत बड़ा अंक था उनको यहाँ पे वैज्ञानिक संकेतन के माध्यम से छोटा कर दिया गया है। देखिए, इसलिए 6.023 रखा गया है। अब चूंकि इनके जो प्रश्न में आप लोगों को दिया था तो वहाँ पे आप लोगों का जो उत्तर आता था वो इस टाइप से भी आता था 60.23। तो उसको हम अब इस चीज़ में ये सीखेंगे कि कैसे उनको छोटा अंक, उसको इसमें ये सीखेंगे कि कैसे इनको छोटा अंक के रूप में लिखा जाए। अर्थात जब हम एवोगैड्रो संख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न का उत्तर जब बनाते हैं तो उस उत्तर को हम लोग सिर्फ 1 अंक के बाद दशमलव वाला कैसे बनाएं, ये इस तरीके से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सार्थक अंक के अंतर्गत वैज्ञानिक संकेतन। मतलब ये अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सार्थक अंक के आगे का ही, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका सबसे बड़ा महत्व है केमिस्ट्री में, क्योंकि जो उत्तर लिखा जाएगा वो सिर्फ 1 अंक के बाद सीधा दशमलव लगाने का प्रक्रिया सीखेंगे कैसे लगाते हैं। तो इसमें हम 2 तरीके से सीखेंगे। ये जो मैं एग्जाम्पल दिया हूँ इसको मैं बना के बताते जाऊँगा। इस तरीके से आप आसानी से सीख पाएंगे कि कोई भी जो बड़ा अंक है उसको हम छोटा अंक अर्थात वैज्ञानिक संकेतन या साइंटिफिक नोटेशन के रूप में कैसे बदलें। और इसका ज़रूरत हमको बताया कि केमिस्ट्री में अणु परमाणु ये जो होते हैं इनकी संख्याएं बहुत अधिक होती हैं, इस कारण इसको ऐसा किया जाता है। देखिए, सबसे पहले n गुणित 10 का घात n। अब यहाँ पे n का मान 1 से 10 के बीच अर्थात 1 से 9.99 के बीच होता है, ये तो मैं बता चुका। उसके बाद 10 का घात लगाएंगे हम लोग। n घात होता है, घात एक या तो धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक हो सकता है। अब पहला नियम देखिए, किसी बड़े अंक का वैज्ञानिक संकेतन करने के समय यदि दशमलव को बाईं ओर कहने का अर्थ है कि ये हमारा दायां हाथ है और ये वाला बायां, मतलब हम इस तरफ चले, मतलब उल्टे हाथ की ओर, तब जितना अंक बाईं ओर ले जाते हैं अर्थात जो भी अंक है उसको हम दशमलव के लिए जितना अंक पीछे ले जाते हैं उतना अंक का धनात्मक घात 10 के ऊपर लगाते हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे मैं इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखूँ, ये कोई संख्या है। अब कोई संख्या दशमलव के रूप में भी मिल सकता है इस तरीके से, कुछ संख्याएं ऐसे भी मिल सकती है। तो उसको हम इस पहले नियम के कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे दशमलव सेट करने के लिए दशमलव तो हम यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि दशमलव के बाद का जो 0 है वो कोई सार्थक अंक होता नहीं है। अर्थात मैं मान लो ऐसा लिख दूँ 1.00, तो हम सिर्फ इसमें सार्थक अंक 1 गिनेंगे, इन दोनों को काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जो 0 है इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं यहीं पर ऐसा लिख दूँ 100, तो इसका हम सार्थक अंक अनिश्चित बोलते थे। अनिश्चित मतलब इसके सार्थक अंक 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो ये क्यों 1, 2, 3 हो सकते हैं, फिक्स क्यों नहीं रहते, ये हम इस वैज्ञानिक संकेतन के में पढ़ रहे हैं। सार्थक अंक में मैंने आपको एक नियम बताया था जिसमें मैं लिखा था कि 1200 करके, और इसमें बताया था कि इसका 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, न्यूनतम 2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये 2 अंक हैं, इस वजह से। तो वो ऐसा क्यों होता है वो हम इस चीज़ में पढ़ रहे हैं। तो इसमें यदि मैं इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखूँ 1, 2, 4, 5, 6 को, तो मैं बताया था कि n रखेंगे, n मतलब संख्या। अब इसका मान 1 से 9.99 तक हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 1 है, तो अब मुझे दशमलव यहाँ पे लगाना है, अर्थात 1 दशमलव के रूप में इसको बनाना है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा वैज्ञानिक संकेतन के रूप में? देखिए इसमें क्या लिखा हूँ, यदि दशमलव को बाईं ओर ले जाना हो। अब हम मान के चलेंगे कि दशमलव पहले यहाँ पे लगा है इस टाइप के अंक के लिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद यदि हम 0 लगाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम इसको इधर बाईं ओर खिसका रहे हैं। मतलब आप अपने आप को देखेंगे तो आपका बायां ओर कौन सा है, इधर। तो 1, 2, 3, 4 4 अंक के बाद मैं इसको खिसकाऊं तो ये चीज़ मैं कहाँ पे खिसका लूँगा, यहाँ पे दशमलव के रूप में। तो ये कैसे हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं ये उदाहरण नीचे लिख देता हूँ। 24.04, 151 और ये 61। अब ये आराम से लिखते बनेगा। अब देखिए
इसको मैं वैज्ञानिक संकेतन के रूप में करूं तो क्या हो जाएगा, वो 1.2456 गुणित 10। देखिए 1 पॉइंट के रूप में हम लेंगे इसको, 1 से 9.99 के बीच होता है, चूंकि यह अंक है तो 1.2456। अब देखिए दशमलव हम यहाँ पे मान के चलते थे, और क्यों, क्योंकि ये पूरा एक अंक है, कहीं पे दशमलव नहीं लिखा है, तो हम इसको पीछे करते थे, तो हम मानेंगे 1 2 3 4 4 अंक पीछे जा रहा है करके, तो 1 2 3 4, तो इसका घात मैं 4 लगाऊंगा, और देखिए धनात्मक घात अर्थात यहाँ पे धन का निशान रहेगा, उसको हम नहीं दिखाएंगे, तो इसका वैज्ञानिक संकेतन ऐसा होगा। अब यदि इसी प्रकार दूसरे नंबर को मैं बताऊं तो इसको हम क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे दशमलव है ऐसा मान के चलेंगे लास्ट में, तो इसके सार्थक अंक 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। अब इसका कारण ये है कि जब भी इनका सार्थक अंक काउंट करेंगे, जैसे अब ये वैज्ञानिक संकेतन है, इसमें यदि मैं सार्थक अंक अब गिनूंगा तो 1 2 3 4 5 गिनूंगा, टोटल सार्थक अंक इसमें होंगे 5, क्योंकि ये जो 10 का घात रहेगा उसका कोई सार्थक अंक नहीं होता, उसको नहीं गिना जाता, तो ये नियम है, इसको याद रखिए। इसको हम यहाँ पे यदि दशमलव लगाएं तो क्या हो जाएगा, 1.2, तो ये 0 0 गुणित मैं क्या कर लूँगा, देखिए यहाँ पे मैंने दशमलव लगा दिया तो 1.2, और ये चीज़ चूंकि 0 था इसलिए मैं इसको हटा दूंगा, और क्या लिखूंगा मैं 10 का घात 3, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि 1 2 3 3 अंक के बाद मैंने दशमलव लगाया, इसलिए 10 का घात यहाँ पे 3 लगा दिया। अब इस तरीके से, अब कहने का अर्थ है कि 1000 का मैं इसमें यदि गुणा करूंगा तो ये वापस हमको 1200 मिलने वाला है। अब देखिए कैसे मिलेगा, 12 गुणित 1000 कर लीजिए, 1200 होगा, और दशमलव एक अंक के बाद दशमलव लगाना रहता है। ठीक उसी प्रकार अब इसमें हम सार्थक अंक देखें तो इस हिसाब से ये 2 होगा सार्थक अंक, और यदि हम दशमलव को इधर खिसका दें पीछे की ओर, या फिर 120 के बाद दशमलव लगाएं तो यहाँ पे सार्थक अंक 3 हो जाएगा। इस कारण क्या है, सार्थक अंक इसके 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे सामान्य में तो 4 हो गया, और यहाँ पे यदि मैं दशमलव लगा दूँ इस पॉइंट पे 120.0 करके तो 3 हो जाएगा, और 12 दशमलव करके लगा दो तो उस हिसाब से सार्थक अंक 2 हो जाएगा, और यहाँ पे लगा दूंगा तो वहाँ पे सार्थक अंक यहाँ भी 2 ही रहेगा। कहने का अर्थ है कि इसके सार्थक जब हम वैज्ञानिक संकेतन कर देते हैं तो सार्थक अंक इस टाइप के अंकों के, मतलब जो पूरे अंक में रहते हैं उनके सार्थक अंक के मान अलग अलग बदलते रहते हैं, स्पेशली जो शून्य वाले केस हैं उसमें। अब देखिए यहाँ पे हमको चूंकि इसी फॉर्म में बदलना है, मतलब 1 दशमलव या 2 दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव के फॉर्म में बदलने की प्रक्रिया वास्तव में क्या कहला रही है, वैज्ञानिक संकेतन या साइंटिफिक नोटेशन कहला रही है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव है, इसको मैं यदि यहाँ पे ले जाऊँ, मैं इसमें पहले नियम में क्या लिखा है, बाईं ओर हमको ले जाना है हमेशा, तो बाईं ओर जितना अंक ले जाएंगे उतने का हम लोग घात लगाएंगे। जैसे इस केस में मैं 4 अंक ले गया था, 1 2 3 4 पीछे, इसलिए 10 का घात 4 लगाया। इस केस में 1 2 3 3 अंक पीछे लगे, इसलिए 10 का घात 3 लगाया। अब इस केस में देखिए दशमलव यहाँ पे है, अब इसको मैं इधर ले जाता हूँ, 1 2 3 3 अंक पीछे ले जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 1.36156 इंटू 1 2 3 पीछे ले जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 10 का घात 3। अब यहाँ पे सार्थक अंक यदि हम गिने इसके लिए तो हम इस घात वाले को छोड़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे सार्थक अंक टोटल कितना आएगा 6 है। पहले भी आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं उसको बता रहा हूँ आपको कि हम ये दशमलव, क्योंकि दशमलव का जो खेल है ये बहुत कठिन रहता है, कैसे आपको करना है वो चीज़ नहीं आएगा, इस वजह से इस चीज़ को आप अच्छे से सीख लें। 1 2 3 3 अंक के बाद हम यहाँ पे दशमलव लगा रहे हैं, इसलिए 10 का घात हमने 3 लगाया। कहने का अर्थ है कि 1000 का गुणा करेंगे तो वापस हमको ये अंक मिलने वाला है, इससे उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब इसमें देखिए हमको यहाँ पे लगाना है दशमलव, तो क्या हो जाएगा 5.2404। अब इसको मैं कहाँ पे ले जा रहा हूँ, इस 2 अंक के पहले, मतलब 1 2, तो मैं क्या करूँगा 10 का घात 2 करूँगा, और सबके जो घात हों क्या है धनात्मक। अब इसमें याद क्या रखना है, जब भी हम बाईं ओर जाएंगे तो घात ऐसा लगेगा और उसमें धनात्मक का निशान लगेगा, मतलब जितना अंक हम पीछे जाएंगे उतने का घात लगने वाला है। अब इसके एग्जाम्पल आपको पुस्तक में नहीं मिलेंगे ज़्यादा, तो आप इस तरीके से करें, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन दे दूँगा, उसको आप हल करेंगे, जैसे कि सार्थक अंक में आपको क्वेश्चन दिया हूँ उस हिसाब से। अब इसको देखिए, इसको यदि हम यहाँ पे लाएँ मतलब पीछे, तो 1.5161। अब हम यहाँ पे मान के चलेंगे इस टाइप के केस में कहीं पे कोई दशमलव नहीं है, तो यहाँ पे दशमलव है सबसे लास्ट में, तो हम कितने अंक पीछे जा रहे हैं 1 2 3 4, 4 अंक पीछे जा रहे हैं, इसलिए 10 का घात क्या करूँगा मैं 4। तो इस केस में सार्थक अंक टोटल इसमें हो गया 5, और ये ऊपर वाले में 1 2 3 4 5। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम दूसरे नियम पे चलते हैं वैज्ञानिक संकेतन का,
कि यदि दशमलव को दाईं ओर ले जाना हो, मतलब हम अभी क्या कर रहे थे, हम इधर पीछे ले जा रहे थे उल्टे हाथ में, मतलब बाईं ओर। अब दाईं ओर के केस में ऐसा रहेगा, आपको ऐसा ही मिलेगा हमेशा, या फिर ये चीज़ें मतलब ये वाला केस बहुत रेयर मिलेगा, आपको दशमलव के ही रूप में मिलेगा। बिना दशमलव वाले केस में हम लोग दाईं ओर नहीं जाएंगे किसी भी केस में। तो दाईं ओर जाएंगे तो हमको ऋणात्मक घात लगाना पड़ेगा 10 पर। जैसे यहाँ पे ये 10 पर हमने धनात्मक घात लगाया है। धनात्मक का अर्थ है कि धन को यहाँ दिखाते नहीं है, 10 का घात 4 लिखा हुआ है इसलिए। अब देखो इसका हम वैज्ञानिक संकेतन करें और इस दशमलव को मैं यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, तो मैं क्या बनाऊंगा इसको 5.72 गुणित, अब ऐसे करने में दिक्कत होता है तो हम गिन लेंगे। इस दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद हम दशमलव को कर रहे हैं, तो 10 का घात हम क्या करेंगे ऋण 4। तो आपको याद रखना है, हम जब भी इधर जाएंगे इसको दाईं ओर ले जाएंगे तो हमको ऋणात्मक घात लगाना है, बाईं ओर ले जाएंगे तो हमको हमेशा धनात्मक घात लगाना है। तो इसमें यदि आप सार्थक अंक गिने तो कितना होगा, इसमें सार्थक अंक 3 हो जाएगा। क्यों, 1 2 3। और वैसे भी हम इसमें जब काउंट करते थे तो ये जो पीछे वाला हिस्सा था इसको हम नहीं गिनते थे। उसी प्रकार इसको हम करें तो कैसे कर सकते हैं, 4.378 और कितना अंक 1 2 3, 3 अंक ले जा रहे हैं इसलिए 10 का घात ऋण 3। तो इसमें यदि हम सार्थक अंक देखें तो इसका सार्थक अंक टोटल कितना होगा 4। अब उसी प्रकार इसमें उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो उसके बाद ये देखिए दशमलव यहाँ पे है, उसको मुझे यहाँ ले जाना है। तो वैज्ञानिक संकेतन अर्थात साइंटिफिक नोटेशन के लिए मैं क्या करूँगा, 5.214 इंटू 10⁻⁻1। क्यों, क्योंकि मैं दशमलव के सिर्फ एक अंक के बाद ले जा रहा हूँ इसलिए 10 का घात ऋण 1 लिखूंगा। और यहाँ पे इस प्रकार 2 और 2 4, यहाँ पे जो क्या बोल सकते हैं जो सार्थक अंक है उसकी संख्या 4 है। क्यों, क्योंकि जो 10 का घात वाला है इसको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं कभी भी। तो 0.314 इसको यदि हम करें उसी प्रकार, तो इसको आप स्वयं से करके बनाइए, ये आपका होमवर्क है समझ लीजिए। जैसे ऊपर को बनाया वैसे ये भी बन सकता है और ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी आप करेंगे। तो इससे संबंधित ये 2 होमवर्क, इसका आप वैज्ञानिक संकेतन करके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे या कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और इससे संबंधित जो पहला नियम था उससे संबंधित क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको। जैसे मैं मान लो लिख दिया इसका संकेतन करना है, इन दोनों का वैज्ञानिक संकेतन करना है। तो ये टोटल आपके 4 होमवर्क हैं, इसको आप जरूर करें। इनको आप यदि बना लेते हैं तो आप आसानी से बना पाएंगे। ये दोनों इस नियम पे आधारित है, दोनों नियम ये दोनों इधर के नियम पे आधारित है। तो एक और इसमें कर लेते हैं हम लोग। इसका भी वैज्ञानिक संकेतन करेंगे। तो ये जो 3 है ये पहले नियम पर आधारित है। HW मतलब ये होमवर्क है आपका। तो टोटल 5 होमवर्क, इनको करें अच्छे से तो ये चीज़ें आपको आसानी से बन जाएंगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का अर्थ है कि जो बड़े अंक हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को जो हमारा काम का चीज़ नहीं है अर्थात ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे अंक, उसको हम कैसे हटाएंगे, मतलब बिना ज़रूरत के सार्थक अंक को कैसे हटाया जाए उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब सार्थक अंक को हटाने की प्रक्रिया जिसको कहा जाता है राउंडिंग ऑफ। और आप ये चीज़ भी समझ गए होंगे इससे कि हम इस टाइप के जो अंक रहते थे जैसे 1200, इसमें सार्थक अंक अलग अलग क्यों लिखते थे। क्यों, क्योंकि हम यदि उसका संकेतन करेंगे तो इस ऐसा भी लिख सकते हैं 1.2, इसको 120 भी लिख सकते हैं, 1200 भी लिख सकते हैं। मतलब इस तरीके से संकेतन करने पे जो सार्थक अंक है उसका मान अलग अलग आने लगता है। अब हम देख रहे हैं राउंडिंग ऑफ करना, अर्थात कोई भी जो अंक, अंतिम अंक यदि किसी गणना के समय हमारे किसी काम का ना हो तो उसको हम कैसे हटाते हैं, उसके क्या क्या नियम है, जिसको राउंडिंग ऑफ करना कहते हैं या फिर निकटतम मान करना बोलते हैं। अलग अलग इसके नाम है। गैर सार्थक अंक को हटाना भी कहा जाता है इसको। देखिए सबसे पहले गैर जोड़नी अंतिम अंक को हटाना राउंडिंग ऑफ कहलाता है। कहने का अर्थ है कि मैं जैसे उदाहरण लिया और हमको जैसे अभी हम सार्थक अंक और ये सब चीज़ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री में हमको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अर्थात मशीन उपकरण की आवश्यकता पड़ती है और वहाँ पे गणना करने के समय बहुत लंबे मतलब बहुत बड़े अंक तक गणनाएं की जाती है। तो उनमें से गणना को थोड़ा छोटा करने के लिए और सही करने के लिए ये सब प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, जिसमें सार्थक अंक हो गया, वैज्ञानिक संकेतन हो गया और एक राउंडिंग ऑफ करना हो गया। इसका स्पेशली प्रयोग बैंकों में ज़्यादा किया जाता है। बैंकों में ज़्यादा किया जाता है का अर्थ है, देखिए गैर जरूरी अंतिम अंक को हटाना राउंडिंग ऑफ कहलाता है। अब उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जैसे मैं मान लो लिया 123.31 ले लिया, ठीक है। तो इसमें का अंतिम अंक कौन सा है, ये। तो इसको जो हटाने की प्रक्रिया है इसको मैं बोलूँगा राउंडिंग ऑफ करना। तो हटाने के बाद जो हमको अंक मिलेगा वो मिलेगा ये, क्योंकि मैंने इसको हटा दिया।
अब इसको हटा दिया तो हमारा अंक ये सही सही मिल गया। तो ये प्रक्रियाएं राउंडिंग ऑफ करना कहलाती है। और इसका भी अपना एक नियम होता है, तो उस नियम के तहत इसको किया जाता है। इसके प्रश्न में राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे सार्थक अंक में सार्थक अंक याद कीजिए, उस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है वैसा ही। अब इसका बैंक में महत्व क्यों है? अब देखिए, बैंक मान लो आपको ब्याज देती है, आपके जो जमा है पैसा बैंकों में, तो मान लो बैंक आपको वार्षिक ब्याज देती है 4.121 रुपये इतना। तो बैंक इसमें राउंडिंग अप करके क्या कर देगी, ये वाले अंक को हटा देगी और आपको सिर्फ 4.12 रुपये इतना ब्याज के रूप में देगी। अब इससे बैंक को क्या फ़ायदा होगा? बैंक को हर एक ग्राहक से इतना रुपए फ़ायदा हो जाएगा। अब सोचिए, एक बैंक में करोड़ों की संख्या में पूरे देश भर में ग्राहक होते हैं और कई में उससे भी ज़्यादा होते हैं, मतलब 15 करोड़ 20 करोड़, इससे भी ज़्यादा 30 35 40 करोड़ के आसपास। अब इतना 0.001 रुपये एक आदमी के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन करोड़ों लोगों को, यदि करोड़ों लोगों के में ऐसा जब बैंक करती है तो उसके पास क्या है, कई करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसका मुख्य रूप से उपयोग बैंकिंग में होता है, बैंकों के द्वारा किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि राउंडिंग अप करना किसके कहते हैं वो आप समझ गए होंगे। मतलब ये हमारा सही अंक राउंडिंग अप करने के बाद जिसको गोलक किया हूँ वो हटा दिया गया। अब देखिए, इसके नियम हैं, इसके 3 नियम हैं मुख्य रूप से। यदि अंतिम अंक 5 से कम हो तब उसके पहले अंक में बदलाव नहीं करना है। कहने का अर्थ है कि मान लो ऐसा कोई अंक है और ये अंतिम अंक है, देखिए ये 2 1 और 4। अब इसको हम राउंडिंग अप जब करेंगे तो सीधा इनको हटा देंगे हम 2 1 और 4 को। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ अंतिम अंक 5 से यदि कम है तब उसके पहले अंक में कोई बदलाव नहीं करना है। इनके पहले का अंक ये है 4, इसके पहले का अंक 6, इसके पहले का अंक 3। तो इसको हम सीधा राउंडिंग अप करने के बाद क्या लिखेंगे, 0.4, इसको लिख देंगे 255.6, इसको लिख देंगे 1000.3। मतलब ये अंक हमने हटाया है, सीधा ये अंक हम हटाते जा रहे हैं। मतलब इसके पहले का जो अंक अर्थात ये है, इनमें चेंज नहीं करना है। क्यों? जब ये अंतिम अंक 5 से यदि कम है अर्थात 5 से छोटा है। अब दूसरा नियम देखिए, यदि अंतिम अंक 5 से अधिक हो तब हम क्या करेंगे। देखिए, इसमें लिया हम अंतिम अंक 6 है, 7 है, 8 है, 7 है। तो जो इसके पहले का अंक रहेगा उसमें हम 1 जोड़ेंगे, मतलब इसमें ये वाले अंकों में। तो हम क्या करेंगे, 123 दशमलव क्या हो जाएगा 5, 4 में 1 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 5। इसको क्या करेंगे 255.6 की जगह क्या हो जाएगा 7। क्यों? क्योंकि ये 5 से अधिक है ये। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, मैं वही उदाहरण लिया हूँ, थोड़ा सा बस चेंज कर दिया हूँ, ये हो जाएगा 0.4 क्योंकि 8 है 5 से अधिक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 413.3 की जगह क्या लिखूँगा मैं 4। तो ये हो गया राउंडिंग ऑफ, ROUNDING, राउंडिंग ऑफ। ये अंतिम अंक। उसी प्रकार देखिए, यदि अंतिम अंक में 5 हो तब उसके पहले का अंक देखें सम या विषम। कहने का अर्थ है कि जब 5 से अधिक है या 5 से कम है तब तो इस केस में 5 से कम है तो हमको कुछ नहीं करना है, 5 से अधिक हो जाएगा तो 1 जोड़ देना है, मतलब इसके पहले के अंक में अर्थात इसमें। ये यदि 5 से अधिक हो तो इसके पहले का अंक ये है, इनमें हमने 1 जोड़ दिया। लेकिन अब दिक्कत कब होगा, जब ये हमारा अंतिम अंक ही 5 हो, तब हमको उसमें देखना है कि इसके पहले का जो अंक है अंतिम से पहले वाला वो सम संख्या में आता है या विषम संख्या में। अब सम और विषम किसको कहते हैं उसको बता देता हूँ, इसको उम्मीद करता हूँ आप लिख लिए होंगे। सम संख्या हम लोग जो 2 से जिसमें भाग चले जाए, जैसे 2 4 6 8 ये 0, ये सब सम संख्या में आते हैं, ये सम है। विषम किसको बोलेंगे, जिसका 2 में भाग नहीं जाता है, जैसे 3 5 7 9 1, ये विषम संख्या है। तो देखिए अंतिम अंक यदि देखिए ये पहला लिखा हूँ 5 यदि है सब में, तब हमको उसके पहले का अंक अर्थात इनको देखना है। ये सम संख्या में है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 7, इसमें 5, मतलब ये सम संख्या वाला इसमें लिया हूँ। तब क्या करना है हमको, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। कहने का अर्थ है कि हम सीधा इस 5 को हटा देंगे और लिख देंगे 0.44, ये हटेगा सीधा, कुछ नहीं करना है, बस 55.68, मतलब इसके पहले का अंक ये जो है 8 या फिर ये 2 है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, 6 1 2 ऐसा सीधा हटा देंगे इन अंकों को, जो 5 है उसको फिर चेंजेस नहीं करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला नियम समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यदि अंतिम अंक 5 रहे लेकिन उसके पहले का अंक विषम रहे, तब हम उसमें क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे। अब 1 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 123.44 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा 255.68, और ये क्या हो जाएगा 31.616 हो जाएगा। अर्थात इनमें एक एक अंक जोड़ देना है। तो एक अंक जोड़ने वाला ये है विषम वाला एक, और एक 5 से अधिक होने पर भी एक अंक जोड़ना है, मतलब ये वाला। और ये तो 5 वाला केस था, यदि अंतिम में 5 है उसके पहले विषम है तब भी हमको एक अंक जोड़ना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको राउंडिंग अप करना
आ जाएगा और इससे आप आराम से बना लेंगे। उसी प्रकार साइंटिफिक नोटेशन करना भी आपको अच्छे से आ जाएगा। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि सार्थक अंक जो होते हैं उसको जोड़ते घटाते कैसे हैं या फिर गुणा भाग कैसे करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं दो सार्थक अंकों का गुणा या भाग करना या फिर जोड़ या घटाव करना। अर्थात सामान्य रूप से हम गुणा भाग या जोड़ घटाव तो करते हैं, लेकिन हमको सार्थक अंक वाले केस में जब दशमलव दे दिया रहता है उसमें बहुत दिक्कत होता है गुणा भाग करने में। और जब दशमलव के बाद जब हम उत्तर लाते हैं तो उसको सार्थक अंक के हिसाब से कैसा उत्तर में सेट करें उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं नियम बता रहा हूँ, दो या अधिक सार्थक अंकों का जोड़ना या घटाना। अर्थात हम दो अंकों का जिसमें दशमलव हो उसको जोड़ या घटा रहे हैं तो दोनों के लिए एक ही नियम है। इसमें हम क्या करेंगे कि इस टाइप से, जैसे मैं उदाहरण लिया हूँ, तो इसमें जब इनको जोड़ा जाएगा, जोड़ने के बाद जो मान आएगा उस मान में जो उत्तर रहेगा, देखिए जैसे इसको मैं जोड़ देता हूँ 1.1 और ये 1.21, तो 1 2 1 3 हो गया और ये 2.31, अर्थात इसमें सामान्य रूप से आएगा 2.31। लेकिन जब हम इसका उत्तर लिखेंगे जोड़ने के बाद, तो उत्तर के समय हमको इसमें से उतना ही अंक लेना है जितना दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक वाले किसी संख्या में हो। जैसे इन दोनों में ये वाला यहाँ सार्थक अंक 1 2 3 है और यहाँ सार्थक अंक टोटल कितना है 2 है, तो हम दशमलव के बाद सिर्फ एक सार्थक अंक है तो इसमें दशमलव के बाद एक को हटाएंगे और सिर्फ ये लिखेंगे 2.3 उत्तर। तो उम्मीद करता हूँ ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखा, यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे 2 2 4 है सार्थक अंक। अब जब इनका उत्तर बनेगा तो दशमलव के बाद सिर्फ 2 सार्थक अंक को ही लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक है, इस वजह से 1 और ये 2, मतलब हमको उस संख्या के हिसाब से उत्तर बनाना है जिसमें दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक हो। देखिए लिखा हूँ, इसीलिए दशमलव के बाद सबसे कम अंक होता है। अर्थात ये दशमलव के बाद इसमें सिर्फ 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक, इसलिए जब उत्तर बनाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक लिखेंगे। जैसे देखिए 1.21, इसको 3.567, ये 7 हो गया, 6 1 7, 5 2 7 और 3 1 4, 4.777, 4.777 ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक है तो हम इसको हटाएंगे, मतलब हमारा उत्तर ये आएगा 4.77। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब इसको मैंने राउंडिंग अप करना सिखाया था कि यदि अंतिम अंक क्या है 5 से अधिक हो तब उसके पहले अंक में हमको क्या जोड़ना है, बताओ। उसके पहले अंक में हमको 1 जोड़ना है, उस हिसाब से हम राउंडिंग अप करके इसको क्या बना लेंगे 4.8। इसलिए मैं ये जोड़ना या घटाना वाला को सबसे लास्ट में बता रहा हूँ। तो इसका आंसर आएगा 4.8। तो आपको राउंडिंग अप करना भी आना चाहिए, सार्थक अंक पहचानना आना चाहिए। उसी प्रकार इसका आप बना लेंगे, ये आपका होमवर्क है। इसमें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है तो दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक तक उत्तर जाएगा। जैसे इसमें सबसे न्यूनतम दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक था, यहाँ दशमलव के बाद सिर्फ 1 सार्थक अंक है, तो दोनों को जोड़ेंगे दशमलव के बाद 1 सार्थक अंक वाला उत्तर बनेगा यहाँ पे, और राउंडिंग अप कर लेंगे। यहाँ भी वैसे देखिए, इनको घटा दे रहा हूँ, 1.21 में किसको घटा रहे हैं 1.1 को, देखिए 1 हो गया, 2 में से 1 गया 1 और ये 0.11 हो गया। चूँकि दशमलव के बाद सिर्फ 1 सार्थक अंक है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अब ऐसे में तो इतना आएगा, लेकिन हम इसको 0.1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको इसके हिसाब से उत्तर लिखना है, मतलब जिसमें न्यूनतम सार्थक अंक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये तो था जोड़ और घटाने वाला चीज़, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे ये घटाने वाला पोर्शन, यहाँ पे उत्तर सिर्फ 2 सार्थक अंक का बनेगा, ये आपको हिंट दिया हूँ मैं। ये देखिए 2 सार्थक अंक, इसमें 3 है तो 2 वाला उत्तर बनेगा, राउंडिंग अप करके बना लेंगे। 2 सार्थक अंकों का गुणा या भाग करना, इसमें हमको क्या देखना है कि जब हम गुणा या भाग करते हैं तो इसमें उत्तर हमेशा सबसे कम सार्थक अंक के अनुसार लेना रहता है। मतलब यहाँ तो हम लेते थे दशमलव के बाद का सबसे कम अंक, तो जिसको मैं अंडरलाइन कर रखा हूँ, यहाँ पे हमको सबसे कम सार्थक अंक लेना है। सबसे कम मतलब पूरा देखना है सब संख्या को, जैसे 1 2, यहाँ पे सार्थक अंक 2 है, ठीक है। तो जब हम इनका गुणा कराए तो देखिए 2.574 आया, तो हमको हमारा जो उत्तर आने वाला है वो सिर्फ यहाँ तक आएगा, मतलब इस 4 को मैं हटाऊंगा, ठीक। मतलब दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक। तो उम्मीद करता हूँ कि गुणा और भाग, जोड़ और घटाव में आप अंतर समझ गए होंगे। जोड़ और घटाव में हमको दशमलव के बाद का सार्थक अंक का संख्या देखना है, उस हिसाब से उत्तर लिखना है। गुणा भाग में दशमलव के बाद का नहीं देखना है हमको, जब जिनसे गुणा या भाग कराते हैं उनके सार्थक अंक को देखना है। मतलब इसमें जैसे 2, इसमें टोटल 3, तो हम इस 2 सार्थक अंक मतलब दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक को उत्तर लेंगे, मतलब इसमें उत्तर क्या आएगा 2.57। अब इसको हम राउंडिंग आप में कर सकते हैं। देखिए अंतिम में 5 से अधिक हो तो पहले वाले में कितना है 1 जोड़ देते थे, उसी हिसाब से क्या हो जाएगा ये 2.6। ये मैं राउंडिंग अप का नियम आपको बताया था, उससे उत्तर आया। उसी प्रकार इसमें देखिए ये टोटल 3 और ये 3 1 4 हो गया, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो दशमलव के बाद कितना 1 2 3 3 अंक तक आएगा। तो यहाँ पे तो टोटल 1 और 2 अंक है, तो हम एक तीसरा अंक भी जोड़ लेंगे 0 करके। तो इस टाइप के केस के लिए मतलब ये थोड़ा सा दूसरा हो गया।
यहाँ 1 2 3 ये 3 यहाँ सार्थक अंक है, यहाँ पे 2 2 4 सार्थक अंक है। अब यहाँ पे तो दशमलव हमारा इस जगह पे पहुँच गया है, हम इस दशमलव को यहाँ पे पहुँचाएंगे और इससे हम क्या करेंगे, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में इसको बनाएंगे। मैं वही नियम लिखाया हूँ कि हम यदि दशमलव को इधर बाईं ओर करें और जितने अंक बाईं ओर करें उतना को घात लगाएं, वो भी धनात्मक घात, तो हम इसको संकेतन के रूप में कैसे करेंगे, 1.6 6 9 4 4 गुणित क्या करूँगा मैं 10 का घात 1 2 3, 3 अंक पीछे कर दिया इसलिए 10 का घात क्या करूँगा 3। अब चूंकि सार्थक अंक में तो हम इसको लेते नहीं है 10 का घात वाले को, हम लेंगे इनको, क्योंकि यहाँ पे 2 4 2 6 टोटल 6 सार्थक अंक। अब देखिए 1 2 3 दशमलव मतलब 1 2 3 न्यूनतम 3 सार्थक अंक है, इसमें कितना है टोटल 4, तो हमको दशमलव के बाद सिर्फ 3 सार्थक अंक अर्थात यहाँ तक लेना है 1.669 यहाँ तक। अब इसको हम राउंडिंग आप कर सकते हैं अपने नियम के हिसाब से। देखिए अंतिम अंक क्या है 5 से अधिक है, तो इसके पहले वाले में क्या जोड़ूंगा मैं 1, तो क्या हो जाएगा ये 1.67। तो उम्मीद करता हूँ ये उत्तर आपको समझ में आ गया होगा, प्रश्न को कैसे हल करना है। ये हमने वैज्ञानिक संकेतन किया है इसका, मतलब इस टाइप का जब बड़ा सा डिजिट आएगा तो उसको सरल करेंगे इस तरीके से। ये तरीका मैं आपको बताया हूँ, वीडियो को रिवाइंड करके देखें, बार बार देखें, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगी। इसी प्रकार इसको आप करें, ये आपका होमवर्क है, राउंडिंग आप कर लेंगे और इस तरह से गुणा भाग करके आप बनाएंगे इसका उत्तर। तो आज के लिए बस इतना ही, ये यूनिट यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, जो बहुत ही मज़ेदार है, जिसमें गणित की बातें बहुत कम होंगी, तो उधर का चैप्टर बहुत अच्छा से अभी मज़ा आने लगेगा। तो आप कंटिन्यू पुराना वीडियो देखें, उसका यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।